फाइनेंशियल अर्निंग की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम ईपीएस के बारे में जानेंगे कि ईपीएस क्या होता है, किसी शेयर को खरीदते समय ईपीएस का क्या रोल होता है। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो अमूमन ये शब्द आपके सुनने में कई बार आया होगा। आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से अर्निंग पर शेयर या ईपीएस को समझेंगे। ईपीएस कंपनी के प्रॉफिट का मेजरमेंट या माप होता है जिससे कंपनी के प्रति शेयर अर्निंग का पता किया जाता है। जैसा कि अर्निंग पर शेयर के नाम से ही स्पष्ट है, प्रति शेयर की अर्निंग को इंडिकेट करता है। ईपीएस से हमें यह पता चलता है कि किसी कंपनी के प्रति शेयर आय कितनी है। ईपीएस कंपनी के प्रॉफिट का इंडिकेटर होता है, अर्थात यह कंपनी के प्रति शेयर प्रॉफिट को दर्शाता है। आइए अब हम समझते हैं कि ईपीएस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ईपीएस कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है नेट इनकम माइनस डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर, अर्थात कंपनी की रिपोर्टेड इनकम में से उस राशि को घटा दिया जाता है जो निवेशकों को डिविडेंड के तौर पर दी जाती है, और बचे हुए प्रॉफिट को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स से डिवाइड कर दिया जाता है। इस प्रकार इस फॉर्मूले से जो आउटकम हमें प्राप्त होता है उसे ईपीएस कहा जाता है, अर्थात इससे प्रति शेयर अर्निंग की पता चल जाता है, इससे प्रति शेयर की आय पता चल जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई कंपनी अपने नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड नहीं देती है तो उसके नेट प्रॉफिट को सीधा आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर दिया जाता है और ईपीएस निकाल लिया जाता है। आइए अब हम उदाहरण से समझते हैं कि ईपीएस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी एबीसी लिमिटेड है जिसका रिपोर्टेड प्रॉफिट 10 लाख रुपए है और उसमें से वह 2 लाख रुपए का डिविडेंड अपने निवेशकों को दे देती है तथा उसके टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर 5 लाख हैं, तो उसका ईपीएस बताए गए फॉर्मूले के हिसाब से 1.6 होगा। और आसानी से समझने के लिए एक अन्य उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक दूसरी कंपनी XYZ लिमिटेड है जिसका रिपोर्टेड प्रॉफिट 15 लाख है और वह अपने निवेशकों को कोई डिविडेंड नहीं देती है तथा उसके टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर 10 लाख हैं, तो उसका ईपीएस 1.5 रुपये होगा। आशा करते हैं कि ईपीएस कैलकुलेशन को आप समझ चुके होंगे। अब हम समझते हैं कि ईपीएस निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है। अगर किसी कंपनी का ईपीएस हाई है तो इसका क्या मतलब है, इसी प्रकार अगर किसी कंपनी का ईपीएस लो है तो इसका क्या मतलब है। देखिए, अगर किसी कंपनी का ईपीएस कम है तो निवेश की दृष्टि से यह खराब है क्योंकि यह प्रति शेयर कम अर्निंग दर्शाता है। इसी प्रकार अगर कंपनी का ईपीएस अधिक है तो निवेश की दृष्टि से यह अच्छा होता है क्योंकि यह प्रति शेयर ज़्यादा अर्निंग शो करता है। अब हम ईपीएस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी समझते हैं। हमें यह पता होना चाहिए कि ईपीएस एक इनकम्प्लीट इंडिकेटर होता है। किसी कंपनी के शेयर में निवेश केवल ईपीएस के माध्यम पर ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईपीएस में शेयर की प्राइस का कैलकुलेशन नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर एक कंपनी एबीसी लिमिटेड है जिसका ईपीएस 10 रुपये है और एक अन्य कंपनी XYZ लिमिटेड है जिसका ईपीएस 5 है, तो आप कौन सी कंपनी को निवेश के लिए चुनेंगे? मैं जानता हूं आपका जवाब होगा एबीसी लिमिटेड, क्योंकि उसका ईपीएस दूसरी कंपनी से ज़्यादा है। मगर रुकिए, अब मैं आपको दोनों कंपनियों के शेयर की रेट बताता हूँ। कंपनी एबीसी लिमिटेड की शेयर प्राइस है 100 और कंपनी XYZ लिमिटेड की शेयर प्राइस है 20। तो आप कौन सी कंपनी का शेयर आप खरीदना चाहेंगे? दूसरी कंपनी XYZ लिमिटेड का शेयर निवेश के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि वहां आपको 20 रुपये में 5 ईपीएस का शेयर खरीदने का मौका मिल रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कंपनी अगर चाहे तो वह अपने आउटस्टैंडिंग शेयर बायबैक करके अपना ईपीएस बढ़ा सकती है। इसलिए ईपीएस को एक इनकम्प्लीट इंडिकेटर माना जाता है, अर्थात केवल ईपीएस के आधार पर ही किसी कंपनी में निवेश नहीं किया जा सकता। उम्मीद है अब तक आप
ईपीएस के बारे में काफ़ी समझ चुके होंगे। अब हम समझते हैं कि ईपीएस के द्वारा एनालिसिस कैसे किया जाता है या ईपीएस के माध्यम से स्टॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं। वैसे तो ईपीएस अपने आप में एक इनकम्प्लीट इंडिकेटर होता है, लेकिन अगर आप ईपीएस के द्वारा किसी कंपनी के शेयर का एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्टोरिक ईपीएस डाटा को देखें। अगर कंपनी का ईपीएस लास्ट ईयर से कम है तो इसका मतलब है कि कंपनी लास्ट ईयर से कम प्रॉफिट में है, और अगर कंपनी का ईपीएस लास्ट ईयर से अधिक है तो इसका मतलब है कि कंपनी लास्ट ईयर से अधिक प्रॉफिट में है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ईपीएस का यह एनालिसिस केवल उसी कंडीशन में काम करेगा जब कंपनी ने पूर्व में स्टॉक स्प्लिट नहीं किया है, या कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है, या उसने अपने शेयर का बायबैक नहीं किया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट